वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर। करते हैं स्टार्ट आज के टॉपिक के ऊपर बात। और आज का हमारा टॉपिक है रिएक्ट जेएस के ऊपर। तीन जो चीज़ें हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि रिएक्ट जेएस में आपको पता होनी चाहिए। अगर आप रिएक्ट जेएस सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो ये तीन चीज़ें आपको सीखने के बाद भी हमेशा ध्यान में रखनी होंगी फ्रेंड। तो वो तीन चीज़ें हैं कंपोनेंट्स, स्टेट एंड प्रॉप्स। तो ये जो तीन चीज़ें हैं इसके ऊपर पूरी की पूरी रिएक्ट जेएस हमारी खड़ी है, इसके ऊपर ही वो चलती है। अगर हम सिंपल वर्ड में भी बोलें कि एक को रिएक्ट का हार्ट भी बोल सकते हैं, माइंड भी बोल सकते हैं, और जो बाकी बॉडी पार्ट्स हैं वो सारी चीज़ें इन तीनों चीज़ों में फिट हो जाती हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले जो हम जानेंगे वो है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स की डेफिनेशन और उसके जो उतने भी आगे चीज़ें हैं वो सारी जानते हैं। तो पहले जानेंगे व्हाट इज़ कंपोनेंट, सेकंड नंबर पे जानेंगे टाइप ऑफ कंपोनेंट, और थर्ड नंबर पे जानेंगे स्टेट और स्टेट लेस कंपोनेंट कौन से होते हैं। तो पहले जानते हैं व्हाट इज़ कंपोनेंट। तो टेक्निकल डेफिनेशन हमारी स्क्रीन पे आ रही है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो इन्होंने लिखा हुआ है रिएक्ट कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट एंड रीयूजेबल कोड, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी रिएक्ट एप्लीकेशन। इन अदर वर्ड्स कंपोनेंट्स आर लाइक फंक्शन दैट रिटर्न HTML एलिमेंट्स। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, कंपोनेंट्स अपने आप में एक सिंगल एंटिटी हैं, इंडिपेंडेंट एंटिटी हैं। आप इसे फंक्शन बोल लो या एक ब्लॉक बोलो, ये सेपरेट बनती हैं, बट इन्हें हम पूरी एप्लीकेशन में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये इनका मेन बेनिफिट है और हमेशा ये HTML ही हमें रिटर्न करती हैं। तो ये इनका बेनिफिट है फ्रेंड्स। रिएक्ट जेएस में हर एक चीज़ जो हम बनाते हैं, लेआउट बनाते हैं, उसे कंपोनेंट बोला जाता है। तो आइए जानते हैं एक सिंपल सी एग्जांपल के ऊपर। मैंने एक एग्जांपल ड्रॉ कर रखी है स्क्रीन पे, करते हैं और जानते हैं उसके थोड़े एग्जांपल। तो ये हमारे पास एक लेआउट है फ्रेंड्स, इसे आप वेब कह सकते हो या वेबसाइट कह सकते हो, जिसमें क्या है, एक लेआउट में सबसे ऊपर है हमारा हेडर जिसमें एक लोगो लगा हुआ है लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में कुछ लिंक्स हैं। फिर उसके नीचे जहाँ पे स्टोरी हेडलाइन लिखा हुआ है वहाँ पे वो हमारे पास एक हीरो बैनर है, बैनर चाहे वो स्लाइड कर रहा है। उसके बाद कुछ कंपोनेंट कंटेंट है यहाँ पे। उसके बाद इसे हम मार्क कर सकते हैं फीचर आर्टिकल या फीचर पोस्ट, और देन उसके नीचे कुछ लिस्ट हो रहे हैं और आर्टिकल। तो अब अगर मैं बात करूं इनमें से कंपोनेंट्स कौन सी चीज़ बन सकती है या हो सकती है, तो वन बाय वन जानते हैं। तो जो पहली हमारी जो चीज़ हो सकती है कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट्स में क्रिएट हो सकती है इस लेआउट में से, वो है हमारा हेडर, पूरे का पूरा हेडर, ये वाला पार्ट। दूसरी जो हमारी चीज़ है वो है हमारा स्टोरी बैनर, ये भी हमारा कंपोनेंट बन सकता है। तीसरी हमारी चीज़ है वो है लिंक्स। हेडर के अंदर लिंक्स चल रहे हैं बट वो सेपरेट कंपोनेंट्स में क्रिएट हो सकते हैं ताकि वो इजीली यूज़ हो जाएं। हेडर कंपोनेंट का मतलब ये है कि अगर आपका कोई दूसरा पेज है तो वहाँ पे भी ये कंपोनेंट रीयूजेबल हो सकता है। चौथी जो चीज़ है वो है यहाँ जो मिड वाला कंटेंट है वो भी एक कंपोनेंट में कन्वर्ट हो सकता है, या पेज को एज ए कंपोनेंट मान लो, पेज को कंपोनेंट बना के और बाकी के सारे कंपोनेंट उसमें एम्बेड हो सकते हैं। पांचवी जो चीज़ है हमारी फीचर पोस्ट, इसे भी हम कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लास्ट हमारी जो ये आर्टिकल्स हैं इन्हें भी हम कंपोनेंट मार्क कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कंपोनेंट्स के ऊपर। अब मैं एक रियल वेबसाइट में दिखाता हूँ, चलते हैं दूसरी वेबसाइट की ओर। मैंने रिएक्ट जेएस की वेबसाइट ओपन कर रखी है, इसमें भी थोड़ा बहुत एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन सा इन्होंने कंपोनेंट बना रखा है, कौन सा नहीं बना रखा। तो जो सबसे टॉप में जो ये बार आ रही है इसे हम कंपोनेंट कंसीडर कर सकते हैं, ये सारे का सारा एक कंपोनेंट हो सकता है। इसके भी फर्दर
आगे पार्ट है, मान लो ये पूरा जो ब्लैकिश एरिया है वो हेडर कंपोनेंट से आ रहा है। फर्दर उनमें यहाँ पे एक टाइटल लगा हुआ है और उसके नीचे लोगो, मिडल लिंक और फिर साइड लिंक है। तो अगर हम इनको एक बेटर अप्रोच में बोलें तो इसे हेडर को हम एक कंपोनेंट बनाएंगे। ये वाला जो पार्ट है हम वहाँ पे एजली स्टैटिक रख सकते हैं। लोगो वाला पार्ट हम भी कंपोनेंट बना सकते हैं या सिंपल लोगो इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद मिड के लिंक्स के लिए हम अलग कंपोनेंट बना सकते हैं और साइड के लिंक के लिए हम कंपोनेंट्स बना सकते हैं। यानी कि हेडर पार्ट में हमारे कहने का मतलब 3 कंपोनेंट में ये डिवाइड हो सकता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बैनर है, ये भी एक साइड बाय साइड अलग कंपोनेंट बन सकता है। उसके बाद हमारे पास कंपोनेंट हैं, इनके कंटेंट है सॉरी, इनके भी हम फर्दर आगे कंपोनेंट बना सकते हैं। ये सारी की सारी हर एक चीज़ कंपोनेंट में कन्वर्ट हो सकती है। और देन फुटर भी एक कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो सकता है फ्रेंड्स। तो ये तो थी फ्रेंड्स कंपोनेंट की जानकारी। अब जानते हैं कि कंपोनेंट्स की टाइप। वापस चलते हैं, तो जो दूसरी चीज़ है फ्रेंड्स वो है टाइप ऑफ कंपोनेंट्स। जानते हैं कितने टाइप के कंपोनेंट होते हैं रिएक्ट जेएस में। तो जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो है कंपोनेंट्स यूजली कम इनटू 2 टाइप्स, फंक्शनल कंपोनेंट्स एंड क्लास कंपोनेंट्स। अब जानते हैं फंक्शनल कंपोनेंट क्या होते हैं फ्रेंड्स। तो फंक्शन कंपोनेंट कहने का मतलब ये तो आपको क्लियर हो गया है कि कंपोनेंट एक ब्लॉक है, कंपोनेंट एक कंटेनर है, फंक्शन भी हो सकता है। अब उनमें फर्दर टाइप हैं, वो टाइप क्या है, मान लो लिखने की टाइप है, मतलब कोड करने की टाइप है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपनी बताया, ES जावास्क्रिप्ट और TS वाली मेरी वीडियो थी कि जावास्क्रिप्ट में सिंपल अगर हम प्योर जावास्क्रिप्ट की बात करें तो वहाँ पे कोई क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो जब ES6 इंट्रोड्यूस हुई उन्होंने हमें फीचर दिया कि हम जावास्क्रिप्ट में एक प्योर क्लास बना सकते हैं। और रिएक्ट जेएस ES को ही लेकर चलती है, या ES बेस है रिएक्ट जेएस की। ES ECMAScript ही हम यूज़ करते हैं रिएक्ट जेएस में। तो विद द हेल्प ऑफ ES हम क्रिएट कर सकते हैं क्लास कंपोनेंट, यानी कि हम क्लास बना सकते हैं और अपने कंपोनेंट को क्लास टाइप में लिख सकते हैं। दूसरी अप्रोच है हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट की, यानी कि सिंपल जैसे जावास्क्रिप्ट में फंक्शन डिफाइन करते थे, बनाते थे, उस फॉर्म में हमें कंपोनेंट राइट करना पड़ता है। तो 2 टाइप के हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, फंक्शनल और क्लास कंपोनेंट। Apart from that, we have a HOC higher order component in React.js. With the help of HOC, we can share logic with another component. तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। मैंने जैसे बताया कि 2 ही तरह के कंपोनेंट्स हैं हमारे पास React.js में, फंक्शनल एंड क्लास बेस्ड कंपोनेंट। HOC एक टेक्निक कह लो, मतलब 2 टाइप्स के अलावा कोई और टाइप्स नहीं है रिएक्ट जेएस में। HOC उन्होंने हमें एक टेक्निक प्रोवाइड किया है, उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, एक कंपोनेंट बना सकते हैं। अब वो कंपोनेंट फंक्शनल बेस भी हो सकता है और क्लास बेस भी हो सकता है, ये मैटर करता है हमारे ऊपर हम क्या अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। बट इसका मेन मोटिव ये है कि मान लो आपको कोई फिल्ट्रेशन करनी है या आपने कुछ ऐसा लॉजिक लिखा हुआ है कि आप जब भी HOC, यानी कि HOC एक पेरेंट कंपोनेंट है और उसके अंदर कॉल करेंगे हम जो मेन कंपोनेंट है बाकी के, तो वो फिल्ट्रेशन या वो लॉजिक हमने शेयर करना है उस हर कंपोनेंट में। तो जो जहाँ पे भी हम कंपोनेंट एक्सपोर्ट करेंगे पहले HOC कंपोनेंट आएगा और फिर हम जो हमारा मेन कंपोनेंट होगा वो हम उसके अंदर लिखेंगे। तो जो पेरेंट कंपोनेंट है उसको हायर ऑर्डर कंपोनेंट बोला जाता है फ्रेंड्स। इसके बारे में भी आगे डिटेल में हम जानेंगे जब हम फर्दर काम करेंगे और डीप में क्लास बेस्ड कंपोनेंट को या फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट को आगे एक्सप्लोर करेंगे, तब मैं इसके ऊपर आपको चीज़ें क्लियर करूँगा। अभी के लिए इतना सफिशेंट है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और करते हैं प्रैक्टिकल, बनाते हैं क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट। तो
तो चलते हैं स्क्रीन की ओर। तो ये आ गए हम स्क्रीन की ओर और बनाते हैं एक सबसे पहले एक क्लास कंपोनेंट। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं हूँ इंडेक्स जेएस में, मैं बनाता हूँ एक कंपोनेंट जिसका नाम मैं रखता हूँ hello.js। और ये फाइल मैंने गलत जगह बना दी है, इसको करता हूँ मैं मूव। तो ये hello.js बना दिए फ्रेंड्स मैंने। और सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा import react। रिएक्ट का आर बड़ा होता है, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। तो ये मैंने लाइब्रेरी कर दी है import। उसके बाद फर्दर मुझे लिखना है क्लास और मुझे बनाना है एक हेलो कंपोनेंट, यानी कि क्लास का नाम दे दिया मैंने हेलो। उसके बाद मुझे करना है एक्सटेंड। एक्सटेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रिएक्ट का जो मेथड है या क्लास है वो मुझे इनहेरिट करनी है अपनी क्लास में। ये ऊप्स की कॉन्सेप्ट है, अगर आपको आती है ऊप्स या उस क्लासेस बेस के प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। नहीं भी आती है तो आप इतना समझ लीजिए कि आपको क्लास के साथ हमेशा एक्सटेंड लगाना ही लगाना है। अब इसमें हमारे पास आ जाता है रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, सॉरी कंपोनेंट और देन कर्ली ब्रेसेस। तो ये बन गई है फ्रेंड्स हमारी क्लास। अब यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपने फर्दर कोई चीज़ आगे इंपोर्ट नहीं करनी है या अगर आपने करनी है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कंपोनेंट को आप सीधा यहाँ लिखिए और रिएक्ट को आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए। तो दोनों ही तरीके हैं, इस तरह से भी कर सकते हो और रिएक्ट डॉट लगा के भी कर सकते हो, उसके लिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद हम करेंगे कंस्ट्रक्चर, इसका भी मैं बताऊंगा क्यों लिखना पड़ता है। फ़िलहाल हम नहीं करते इसको यूज, हम लिखते हैं रेंडर, जो कि मेन फंक्शन है क्लास का। रेंडर फंक्शन ही वो फंक्शन है जो हमारी HTML को रेंडर करता है या पास करता है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में रिएक्ट के एलिमेंट या HTML के एलिमेंट्स। इसके अंदर हमको लिखना पड़ता है रिटर्न। रिटर्न में हम लिखेंगे जो भी हमने रिटर्न करवाना है। मैं कर देता हूँ हेलो रिएक्ट। तो ये हमारा बन गया है कंपोनेंट। रिटर्न में मैंने आर मिस कर दिया। तो फ्रेंड्स ये हमारा बन गया है क्लास बेस्ड कंपोनेंट। अब एक चीज़ और करनी पड़ेगी, क्योंकि ES6 यूज़ कर रहे हैं और अलग फ़ाइल यूज़ कर रहे हैं, तो हमें एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी ये फ़ाइल और मार्क करनी पड़ेगी डिफ़ॉल्ट, और देन हम उसमें लिख देंगे हेलो। तो ये हमारा प्रॉपर एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट बन चुका है। अब हम इसे करते हैं इंपोर्ट इंडेक्स वाली फ़ाइल में। तो इंपोर्ट के लिए मुझे करना पड़ेगा इंपोर्ट और देन मैं लिख देता हूँ हेलो फ्रॉम, और यहाँ पे मुझे एक सिंगल डॉट लिख के हेलो में लिखता हूँ। तो ये मेरा इंपोर्ट हो गया है हेलो, और इस हेलो को आगे मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे एज ए टैग। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इंपोर्ट हो गया है कंपोनेंट और हमारी स्क्रीन पे चल भी पड़ा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हेलो रिएक्ट आ गया है। तो ये थी एग्जाम्पल क्लास बेस्ड कंपोनेंट की। जानते हैं फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट। एक चीज़ और करते हैं, सोर्स में जाते हैं, एक अलग से फाइल बनाते हैं। सोर्स के अंदर एक अलग फाइल बनाते हैं, demo.js मैंने बना दी है। इसमें भी मुझे इंपोर्ट करनी पड़ेगी रिएक्ट। अब यहाँ पे हम 2-3 तरीके से फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बना सकते हैं। पहला जो मेथड है वो है सिंपल फंक्शन लिखो, डेमो लिखो, राउंड ब्रैकेट लिखो और
एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट तो हमें लिखना ही है और यहाँ पे मार्क कर दो डेमो। तो ये हमारा सिंपली फंक्शनल कंपोनेंट बन गया है फ्रेंड्स। और हमें यहाँ पे रिटर्न करना है, मान लो मैं एक चीज़ यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूँ, स्ट्रिंग ही रिटर्न करवाता हूँ और वो है रिएक्ट। फंक्शनल कंपोनेंट बन गया। अब इसको हम करते हैं इंपोर्ट और मैं इसको करता हूँ हेलो वाले कंपोनेंट में इंपोर्ट। यहाँ पे लिखूँगा डेमो फ्रॉम और यहाँ पे डेमो इंपोर्ट कर लिया। और अब इस डेमो को मैं कर देता हूँ यहाँ पे यूज़। तो आप देख सकते हैं हेलो रिएक्ट रिएक्ट 2 बार आ गया है। और मैं इसे अगर ये चीज़ हटाता हूँ तो रिएक्ट 1 बार आ गया है। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट आपने देखा, क्लास लिखना पड़ता है, क्लास का नेम एक्सटेंड हमेशा लिखना पड़ेगा, कंपोनेंट क्लास हमेशा एक्सटेंड करनी पड़ेगी जो कि आ रही है हमारी React.js की लाइब्रेरी के अंदर से। और जो उसका एक मेथड है वो है रिटर्न, वो हमेशा लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्लास बेस कंपोनेंट में और भी काफ़ी सारे मेथड हैं, लाइफ साइकिल है इसका पूरा, वो जानेंगे हम आगे फर्दर की वीडियो में डिटेल में। बस आज के लिए भी इतना ही करते हैं कि रिटर्न एक मेथड को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, रेंडर और उसके अंदर रिटर्न करवाना पड़ेगा ताकि हम ये वाली सारी चीज़ यूज कर सकें। और जाते हैं फंक्शनल बेस। फंक्शनल बेस काफ़ी सिंपल है, इसमें फर्दर कोई मेथड नहीं है, आपको सिंपल जस्ट रिटर्न लिखना पड़ता है और जो भी आप वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हैं वो उसे पास की और आपकी आउटपुट आ गई। तो फंक्शनल बेस कंपोनेंट काफ़ी इजी होते हैं एज़ कम्पेयर टू क्लास में मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं क्योंकि क्लास कलेक्शन ऑफ फंक्शन है और फंक्शन एक स्पेसिफिक या एक इंडिविजुअल एंटिटी हम बोल सकते हैं। तो चलते हैं स्टेट के ऊपर और फिर आएंगे दोबारा इस स्क्रीन के ऊपर। तो चलते हैं आगे, जानते हैं स्टेट होती क्या है। तो पहले व्हाट इज स्टेट और इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या है इसकी डेफिनेशन। The state object is where you have stored property values that belongs to the component. We can say state is heart of component and state is immutable. So कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, स्टेट एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्टोर करता है कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ और वो पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ ही रहता है, या आप कह सकते हैं कि कंपोनेंट एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर ही उसका स्कोप है। जिस कंपोनेंट के अंदर आप स्टेट बनाएंगे, डिक्लेयर करेंगे, तो उसका स्कोप उसी के अंदर रहता है। और स्टेट को कंपोनेंट का हार्ट भी बोला गया है क्योंकि इसी के थ्रू आप जो इंस्ट्रक्शन है, अगर मैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट की बात करूं तो उसमें काफ़ी मेथड हैं क्लास में जिसके थ्रू आप बहुत ही इजी वे में एक दूसरे को वैल्यू पास कर सकते हैं। ये डेफिनेशन थी स्टेट की। और एक और चीज़ इन्होंने लिखा है स्टेट इज़ म्यूटेबल। इसका मतलब क्या है? स्टेट इज़ म्यूटेबल का मतलब है कि जो चीज़ चेंज हो सकती है, यानी कि स्टेट की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो जो चीज़ चेंज हो सकती है उससे बोला जाता है म्यूटेबल। और स्टेट एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आप किसी भी तरह की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि आपको अगर एरे स्टोर करना है उसके अंदर, तो आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टेट का और देन उसको कोई की देंगे और फर्दर उसके अंदर आप एरे रख सकते हैं, नंबर वैल्यू रख सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू रख सकते हैं, बुलियन वैल्यू रख सकते हैं। जिस टाइप की भी वैल्यू जावास्क्रिप्ट में सपोर्टेड है वो सारी वैल्यूज़ आप स्टेट के अंदर रख सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स इसका बेनिफिट है। आगे जानते हैं कि कैसे सेट कर सकते हैं स्टेट को React.js में। तो फिर से दोबारा जाना पड़ेगा स्क्रीन में जहाँ पे हम प्रैक्टिकल कर रहे थे क्लास कंपोनेंट की और फंक्शनल कंपोनेंट की। तो बैक टू द स्क्रीन। तो दोबारा आ गए हम फ्रेंड्स उसी स्क्रीन में। यहाँ पे क्लास कंपोनेंट पहले से ही बन रखा है और आई होप कि अब आपको क्लियर हो जाएगा स्टेटफुल और स्टेटलेस कंपोनेंट के बारे में। ये क्लास कंपोनेंट में मैं स्टेट
कैसे सेट करते हैं सबसे पहले उसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले जो हमें स्टेट इनिशियलाइज करनी है वो करते हैं हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू, क्योंकि हर क्लास का एक कंस्ट्रक्टर होता है, मेथड होता है जो पहले से ही बना होता है। वो क्या करता है कि जब भी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो ऑटोमेटिकली ये रन होता है। हर लैंग्वेज में यही डेफिनेशन है इसकी। उसके बाद जब हम कंस्ट्रक्टर लिखते हैं फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन में एक एरर आ रहा है, दिस हैज़ बीन इनिशियलाइज, सुपर हैज़ नॉट बीन कॉल्ड। कहने का मतलब है जब भी आप कंस्ट्रक्टर बनाओगे तो आपको हमेशा सुपर जो कीवर्ड है वो लिखना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। क्यों लिखना पड़ेगा उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि जो इसमें हम स्टेट इनिशियलाइज करेंगे जो कि होती है दिस स्टेट से, और जो दिस तो ठीक है आपको पता ही होगा, दिस के बारे में करंट डॉक्यूमेंट को रेफ़र करता है ताकि वो इजीली जो अपना जो उसका स्कोप है या उसका ऑब्जेक्ट है वो आराम से एक से दूसरे को पास कर सके। तो दिस कीवर्ड तो जावास्क्रिप्ट का है ही। डॉट के बाद जो स्टेट है रिएक्ट की प्रॉपर्टी, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं रिएक्ट की प्रॉपर्टी है। तो रिएक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी और कहाँ से आ रही है, वो आ रही है फ्रेंड्स जो कंपोनेंट्स हमने यहाँ एक्सटेंड किया हुआ है। कहने का मतलब है ये हमारी चाइल्ड क्लास होगी और ये एक मास्टर क्लास है। तो हमने क्या किया है, अपनी चाइल्ड क्लास यानी कि कंपोनेंट में हमने एक मास्टर क्लास को एक्सटेंड किया है या इनहेरिट किया है। तो थ्रू इसके हम जो मास्टर क्लास है उसके सारे फीचर अपनी क्लास में हम यूज कर सकते हैं, और दिस डॉट स्टेट भी उनमें से एक है। और सुपर कीवर्ड भी वही कर रहा है, वो उसके सारे के सारे जो मेथड हैं उनको इनहेरिट कर रहा है हमारे इस क्लास बेस कंपोनेंट में। तो अगर मैं इसे हटा देता हूँ तो ये दिस डॉट स्टेट नहीं चलेगा। तो उसके बाद इक्वल टू, और यहाँ पे मुझे इनिशियलाइज करनी होगी स्टेट। फ़िलहाल के लिए मैंने ये एक ब्लैंक स्टेट बना ली है और हमारी स्टेट बन चुकी है। अब अगर हम इसे कंसोल करते हैं, मैं यहाँ पे इसे कंसोल करवा लेता हूँ डॉट लॉग, और हम इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं दिस डॉट स्टेट से। अब यहाँ पे हम कंसोल देख लेते हैं, तो अभी ऑब्जेक्ट बन गया है फ्रेंड्स ये। तो अभी हमारे पास स्टेट में कोई वैल्यू नहीं है, और अब देखिए कमाल, नेम लिखा मैंने, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ रवि। तो आप देख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग मैंने प्रिंट किया और ये हमें ऑब्जेक्ट में इसने हमें दे दी वैल्यू रिटर्न। और अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि यार ये 2 बार क्यों प्रिंट हुआ यहाँ पे। तो एक चीज़ और बता दूं फ्रेंड्स कि कंपोनेंट की एक स्पेशलिटी भी है कि जो स्टेट होती है, स्टेट जब इनिशियलाइज होती है और जब स्टेट में कोई अपडेशन होती है, कोई चेंज होता है, यूआई में हो स्टेट में हो, तो कंपोनेंट का जो रेंडर पार्ट है वो हमेशा री रेंडर होता है, यानी कि वो दोबारा एग्जीक्यूट होता है। तो जितनी बार भी वैल्यूज़ चेंज होती हैं या कोई एक्शन परफॉर्म होता है और रिएक्ट को लगता है कि यार कुछ डॉम में अपडेट हुआ है, तो रेंडर जो मेथड है वो हमेशा एग्जीक्यूट होता रहता है ताकि वो स्क्रीन में वो चीज़ ड्रॉ कर सके या वो अपडेट कर सके। तो ये स्पेशलिटी है रिएक्ट जेएस की, बहुत ही अच्छी है। स्टेट इस तरीके से हमने इनिशियलाइज कर दी। अब बात करते हैं स्टेट की सेट की, तो वो कैसे करेंगे। तो स्टेट सेट की बात करूं तो हमारे पास एक मेथड है रिएक्ट जेएस में जो कि क्लास बेस कंपोनेंट का है, उसे कंपोनेंट का लाइफ साइकिल के मेथड बोले जाते हैं उसको। फर्दर की वीडियोस में उसको पूरा डिटेल में जाएंगे। अभी के लिए मुझे स्टेट सेट करनी है तो मुझे बताना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ कंपोनेंट डेट माउंट एक मेथड है, और इस मेथड में हम क्या करेंगे, दिस डॉट, अब वो थी दिस डॉट स्टेट जहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर दी, और स्टेट की जो
वैल्यू है उसको दोबारा स्वैप करने के लिए या उसे रीसेट करके दोबारा वैल्यू डालने के लिए हमारे पास मेथड है सेट स्टेट का। सेट स्टेट का मेथड है हमारे पास फ्रेंड्स। अब सेट स्टेट का तो मेथड है, ये भी वहीं से आ रहा है, मेन जो कंपोनेंट है वहाँ से। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, करली ब्रेसेस लिखेंगे हम। अब करली ब्रेसेस के अंदर दोबारा हम लिखेंगे नेम, क्योंकि मुझे नेम चेंज करना है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फुल नेम रविंदर सिंह। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जब फर्स्ट टाइम जो कंपोनेंट इनिशियलाइज हुआ होगा तो कंस्ट्रक्टर ने जो इनिशियलाइज कर दिया स्टेट को रवि के नेम से। और कंपोनेंट डेट माउंट क्या करता है, जब कंपोनेंट लोड हो जाता है, रेंडर हो जाता है एक्चुअल व्यू में, उसके बाद ये वाली चीज़ चलती है। और जब हमारा कंपोनेंट रेंडर हुआ उसके बाद कंपोनेंट डेट माउंट चला तो उसने स्टेट सेट कर दी रविंदर सिंह। और जब रविंदर सिंह सेट हुई तो आप देख सकते हैं अब ये 4 टाइम चला है, यानी कि इनिशियलाइज हुआ, फिर रेंडर हुआ, फिर कंपोनेंट डेट माउंट में जब वैल्यू सेट हुई उस टाइम इसने वैल्यू रेंडर वाला फंक्शन चला, फिर जब उसने पॉपुलेट करनी चाहिए वैल्यू तो फिर वो रेंडर हुआ, यानी कि 4 टाइम चला वो। अब अगर हम इसी वाली वैल्यूज़ को सिंपल हेलो डेमो लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसमें br टैग डाल लेता हूँ HTML का, और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ना है, अब ये JSX है जो कि मैंने आपको पुरानी पिछली वीडियो में मैं क्लियर कर चुका हूँ कि क्या बेनिफिट है। तो यहाँ पे काम आ रही है फ्रेंड्स हमारे को JSX। दिस डेट लिख रहा हूँ मैं व्यू में और दिस नेम लिखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि क्या आता है व्यू में। तो आप देख सकते हैं कि हेलो रिएक्ट रविंदर सिंह आ रहा है। तो इस तरीके से हम स्टेट को यूज़ कर सकते हैं व्यू में। दिस डॉट स्टेट हमेशा लिखना होता है और आगे आपने जो भी उसकी की बनाई होगी। तो ऐसे स्टेट इनिशियलाइज करते हैं, ऐसे स्टेट सेट करते हैं फ्रेंड, क्लास कंपोनेंट हैं। अब चलते हैं वापस इस कंपोनेंट में जो कि है हमारा फंक्शनल कंपोनेंट। अगर मैं प्योर रिएक्ट की बात करूं या मैं जो पुराना वर्जन था रिएक्ट का 16.8 से पहले वर्जन की बात करूं, तो उसमें हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट सेट करने के लिए कोई मेथड नहीं है, क्योंकि एक सिंगल एंटिटी है, इसके अंदर कोई मेथड नहीं है, कोई वेरिएबल हम यूज़ नहीं कर सकते, सेट स्टेट नहीं कर सकते। तो इसे हम बोलते थे स्टेटलेस कंपोनेंट, और इसे बोला जाता था स्टेटफुल कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ पे हम स्टेट इनिशियलाइज भी कर रहे हैं, उसको म्यूटेबल भी कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं उसमें वैल्यू, स्वैप कर सकते हैं वैल्यू। तो वैल्यू मैनिपुलेशन भी हो रही है, इनिशियलाइज भी हो रही है, और हम उसको यूज़ भी कर रहे हैं, और जो कि हमारे फंक्शनल कंपोनेंट में नहीं है फ्रेंड्स। इसमें अगर बात करें वैल्यू पास करने की तो वो हम इजीली कर सकते हैं, आप डिस्प्ले में यूज़ ले सकते हो, बट आप स्टेट सेट नहीं कर सकते फंक्शनल बेस कंपोनेंट में। तो ये ड्रॉबैक था फंक्शनल बेस कंपोनेंट का। बट फंक्शनल बेस और क्लास बेस बनाए क्यों गए थे उसके ऊपर भी मैं बता देता हूँ आपको कि क्यों बनाए गए थे। क्लास बेस या स्टेटफुल कंपोनेंट बनाए गए थे जिस कंपोनेंट में आपको लगता है कि इंटरेक्शन करनी है आपने एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, या इंटरनल ही इंटरेक्शन कर रही है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि स्टेट को पहले मैंने इनिशियलाइज कुछ और वैल्यू से किया और बाद में मैंने उसे स्वैप कर दिया। तो ऐसे कुछ इंटरेक्शन करवानी है इंटरनल कंपोनेंट में या दूसरे कंपोनेंट में, तो हम यूज़ करते हैं क्लास बेस कंपोनेंट। अगर आपको सिंपल मान लो, अगर मैं इसकी बात करूं कि मुझे सिंपल वैल्यू डिस्प्ले करवानी है तो उसके लिए मैं यूज़ करूंगा फंक्शनल बेस कंपोनेंट। एक चीज़ और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आज की डेट में फंक्शनल बेस कंपोनेंट काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं, क्योंकि रिएक्ट ने एक नई कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है जो
की फंक्शनल बेस कंपोनेंट की उससे पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई है, जिसके थ्रू आप स्टेट फंक्शनल बेस कंपोनेंट भी सेट कर सकते हो। तो कोई बात नहीं, हम आगे की वीडियो में जानेंगे उनके बारे में भी। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लास का जो एक ओवरव्यू है या जो उसके लाइफ साइकिल मेथड है और कौन सा मेथड क्या करता है उसके ऊपर भी आपको डिटेल में वीडियो दूंगा बना के, ताकि आपको क्लास बेस्ड कंपोनेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। बट मेजर फोकस हमारा फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट पे रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि वही अब मार्केट में चल रहे हैं या वही ट्रेंड में है। तो जो चीज़ ट्रेंड में होगी वही आपको करनी चाहिए और आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो फ्रेंड्स, वक्त और टाइम वेस्ट किए बिना मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, चलते हैं बैक टू स्क्रीन। तो स्टेट हमने सेट कर ली फ्रेंड्स, क्लास कंपोनेंट हमने बना लिए, फंक्शनल कंपोनेंट हम बना लिए और आगे मूव करते हैं प्रॉप्स पे। तो पहले जानते हैं फ्रेंड्स व्हाट इज़ प्रॉप्स। तो इसकी भी एक डेफिनेशन जान लेते हैं टेक्निकल। React props are like function argument as JavaScript and attribute in HTML. React allow us to pass information to a component using props. Props is immutable. तो इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं जावास्क्रिप्ट की तो प्रॉप्स एज ए आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं हम, जैसे हम किसी फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। अगर HTML की वे में बोला जाए तो जैसे HTML में एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे उसमें अलाइन एट्रीब्यूट है, उसमें कलर का एट्रीब्यूट है, उसमें स्टाइल का एट्रीब्यूट है, तो प्रॉप्स भी एक वही चीज़ें प्रॉपर्टी हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को वैल्यू पास कर सकते हो। तो उस लिए यूज़ कर में आते हैं और इससे शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है, प्रॉपर्टी का शॉर्ट फॉर्म प्रॉप्स। उसके अलावा ये इम्यूटेबल हैं, यानी कि एक रीड ओनली हैं, आप इनकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अगर आप मान लो आपने एक कंपोनेंट में पास किया प्रॉप्स और जिस कंपोनेंट में उसकी वैल्यू जा रही है, आप वहीं पे उसकी वैल्यू स्वैप यानी कि बदल के यूज़ नहीं कर सकते। तो जानते हैं कि कैसे कर सकते हैं उसकी वैल्यू और कैसे सेट करते हैं प्रॉप्स को। तो हाउ टू यूज़ प्रॉप्स इन रिएक्ट तो जानते हैं। चलते हैं स्क्रीन के ऊपर वापस। तो फ्रेंड्स, आ गए हम स्क्रीन के ऊपर, पहले से ही सारी चीज़ें खुली हुई हैं। अब यहाँ पे भी हम इजीली प्रॉप्स का यूज़ ले सकते हैं। तो पहले यूज़ करते हैं फ्रेंड्स प्रॉप्स का। अब हमारे पास क्लास बेस्ड कंपोनेंट है और हमें पास करनी है वैल्यू फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट को। तो किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। तो सिंपल जो तरीका है फ्रेंड्स, मान लो मुझे एक वैल्यू पास करनी है मैसेज, तो मैं HTML की फॉर्म में लिखूँगा सिंपल, उस कंपोनेंट के बाद सिंपल मैंने लिख दिया और मैं लिखूँगा मैसेज हाय। तो मैंने एक प्रॉप्स बना दिया है मैसेज नाम का और उसे वैल्यू दे दी है हाय। तो अब मैं चलता हूँ वापस इस वाले कंपोनेंट में और अब मुझे वो वैल्यू यूज़ करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रॉप्स और अब मुझे ये वैल्यू चाहिए। तो हाय रिएक्ट आया था फ्रेंड्स, अब इसको थोड़ा सा दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं या टैग लगा लेते हैं इसके आगे ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर हो चीज़ें। तो ये हमने टैग लगा दिया और यहाँ पे था हमारा यहाँ पे हमारा था रिएक्ट, हेलो रिएक्ट, और डॉट लगा देता हूँ मैं और BR लगा देता हूँ और उसके बाद BR लगा देता हूँ और उसके बाद मुझे यूज़ करना है प्रॉप्स। तो फ्रेंड्स प्रॉप्स हमने लिखा और उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा जो हमारा वहाँ से जो आर्ग्यूमेंट पास हो रहा था वो था मैसेज, और मैसेज लिखा तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हेलो रिएक्ट आ गया और उसके बाद हाय आ गया।
अब मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पे और हाई को चेंज कर देता हूँ रिएक्ट जेएस में, तो रिएक्ट जेएस आ गया। तो ऐसे फ्रेंड्स प्रॉप्स पास होते हैं और हम इनको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये तो सिंपल प्रॉप्स पास हो गया है। अब मान लो मुझे कुछ HTML भी रिटर्न करनी है। ये तो हमारा प्रॉप्स पास हो गया था। मान लो कुछ इसको, ये है तो टैग ही है, तो मैं इसको एक एज ए टैग की तरह यूज़ करता हूँ। तो ये मेरा डेमो क्लोज हो गया। अब मान लो मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। मान लो मैंने टेस्ट 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 लिख दिया। अब ये टेस्ट हमें कहीं दिख नहीं रहा है। अब मान लो वैल्यू तो मैंने पास कर ली, अब मुझे ये टेस्ट भी जो मैंने इसके अंदर जो इनर HTML है या वो भी मुझे प्रिंट करवाना है। मैं इसको थोड़ा सा टैलिक भी कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर होएगी चीज़ें। तो अभी ये हमारे पास कुछ नहीं आ रहा है, इसको भी हम कर देते हैं फ्रेंड्स क्लोज। नाउ विजिबल। चलते हैं वापस फंक्शनल बेस कंपोनेंट में। अब मुझे वो जो टेस्ट था उसे प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा props डॉट चिल्ड्रन। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में props डॉट चिल्ड्रन हमने लिखा, तो उसकी इनर HTML हमने गेट कर ली। ये हमारा कस्टम वेरिएबल था जो हमने यहाँ से पास किया, और जो हमें अगर उस टैग के अंदर की इनर वैल्यू चाहिए फ्रेंड्स, वो हमेशा आएगी हमारी props डॉट चिल्ड्रन से। ये प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी है रिएक्ट जेएस की, तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखनी है और आपको काफ़ी यूज़ में आने वाली है ये। तो ऐसे फ्रेंड्स प्रॉप्स का यूज़ करते हैं, और आगे की वीडियो में भी जानेंगे कि हम प्रॉप्स में एज ए मेथड भी पास कर सकते हैं। हम प्रॉप्स में पूरा एरे पास कर सकते हैं, किसी भी तरह की वैल्यू प्रॉप्स पास कर सकते हैं, क्योंकि वो एक प्रॉपर्टी है। तो यानी कि आप पूरे का पूरा मेथड भी पास कर सकते हैं। और आगे की वीडियोस में जानेंगे कि कैसे एक फंक्शनल बेस कंपोनेंट से प्रॉप्स के थ्रू हम जो मेन जो क्लास बेस कंपोनेंट है उसकी स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, और आपके जो भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं me@ravindraneki.com पे। और आगे जानेंगे हम फंक्शनल बेस कंपोनेंट और क्लास बेस कंपोनेंट के ऊपर फुल डिटेल। और पहले मैं कवर करूँगा क्लास बेस कंपोनेंट, उसके हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, बट जो भी ओवरऑल और यूजेस हैं उसके वो करेंगे, क्योंकि उसका भी एक रीज़न है कि रिएक्ट जेएस ने अभी भी ऑफिशियली क्लास बेस कंपोनेंट रिमूव नहीं किए हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन से और अपनी लाइब्रेरी से, क्योंकि उन्होंने हमें दोनों फ्लेक्सिबिलिटी दे दी हैं। जो फेमिलियर है टाइपस्क्रिप्ट के या जो दूसरी मेजर प्रोग्रामिंग है, डॉट नेट है, जावा है और पाइथन है, PHP है, क्लास बेस या ऊप्स के कॉन्सेप्ट जिनके अच्छे हैं तो वो यूज़ करें क्लास बेस कंपोनेंट। जिनके थोड़े कम हैं या जो काफ़ी इजी करना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं इजीली रिएक्ट जेएस में, तो वो गो विथ फंक्शनल बेस कंपोनेंट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।